दिस इज़ द प्रॉब्लम फ्रॉम चैप्टर 8 और ये प्रॉब्लम 2 है। इसमें कहा गया है इफ़ वी वर एबल टू कन्फाइन द फोटॉन्स टू अ टू डायमेंशनल वर्ल्ड they would be only one transfer wave. What would be the density of states or the spectral density as a function of energy? Find out करना है। and the equivalent of the Stephen-Boltzmann law of radiation क्या होगा, ये हमें बताना है। तो for two dimensional world, ठीक है, अगर टू डायमेंशनल वर्ल्ड हो या फिर हम कह सकते हैं 2D ऑसिलेटर हो तो उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला जो होता है एज अ फंक्शन ऑफ ई इज़ ए के ओवर 2 पाई डी के बाय डी ई। ठीक है, और अगर ब्लैक बॉडी का केस देखें तो ब्लैक बॉडी के केस में हम फोटॉन्स को यूज़ कर रहे होते हैं ना, और फोटॉन्स की जो एनर्जी है एनर्जी विच इज़ ई इज इक्वल्स टू एच एफ, जिसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें लैम्डा में तो एच सी बाय लैम्डा होता है, क्योंकि सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ, और एफ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो सी बाय लैम्डा होगा। तो यहाँ पे और एच सी बाय लैम्डा है, 2 पाई मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं, तो 2 पाई बाय लैम्डा जो होता है वो होता है के। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ये इसको एच कट बना दें एच बाय 2 पाई को, तो एच कट सी के हमारे पास एनर्जी आ जाएगी ऑसिलेटर की। ठीक है, फोटॉन्स एनर्जी ई इज इक्वल्स टू एच सी एच कट सी के इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो केस है, ब्लैक बॉडी रेडिएटर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डी ई बाई डी के निकालना चाहें, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये हमारे पास एच कट सी कांस्टेंट है, तो के का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के 1 ही आता है, तो ये एच कट सी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हमने जो पुट करना है वो डी के बाई डी ई है, तो इसका इन्वर्स ले लेंगे तो डी के बाई डी ई आ जाएगा विच इज़ 1 ओवर एच कट सी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में आएगा ए के बाई 2 पाई और इसके 1 ओवर एच कट सी आ जाएगा। ए एरिया है, तो डी ऑफ ई ए को उधर ही ले जाते हैं, ए बाई 2 पाई और के बाई एच कट सी है ना, तो ये ई की फॉर्म में अगर हम एज अ फंक्शन ऑफ ई डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ई की भी हमने एक्सप्रेशन देखी थी, एच कट सी के था, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी ई बाई एच कट सी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं डी ऑफ ई जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ओवर 2 पाई, के की जगह हम पुट करते हैं उसकी वैल्यू विच इज़ ई ओवर एच कट सी और डिवाइड बाई एच कट सी एज इट इज़। तो ए ई बाई ये एच कट सी नीचे चला जाएगा और उसका स्क्वायर बन जाएगा, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हमारे पास आ चुका है एज अ फंक्शन ऑफ ई। अब हमने फाइंड आउट करनी है स्पेक्ट्रल डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी। तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी ऑफ ई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हम फाइंड आउट करते हैं पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं अवेलेबल स्टेट्स हैं पर यूनिट एरिया, तो वो एक इधर हेंस ले गए हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको अगर हम एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाती है, जिसे लेट्स से हम यू ऑफ ई का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो U of E स्पेक्ट्रल डेंसिटी इट इज इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर टाइम्स दिस डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट एरिया। तो E ओवर ये 2 पाई एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज़ जो एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर है इन प्लंक फॉर्मूला, वो किसी भी ऑसिलेटर के लिए होती है एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, जो कि हमने देखा था एच कट जिसे E लिख लेते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर इज़ E, तो डिवाइड बाई ई टू द पावर E बाई के टी माइनस 1। ओके, सो ये हमारे पास बन जाएगा ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई एच कट स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर ई बाई के टी माइनस 1, और ये हमारे पास इसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर 2D ऑसिलेटर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें मिलता है अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर ऑल एनर्जीज़। ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर ऑल एनर्जीज़ देन इट विल गिव अस द फॉर्मूला फॉर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एनर्जीज कुड बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई स्क्वेयर ओवर अच्छा ये पहले एनर्जी डेंसिटी ये, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, और अब इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वेयर ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर ई बाई के टी माइनस 1 डी ई। ठीक हो गया, ये पावर और पी इज इक्वल्स टू ये फिर 0 टू इन्फिनिटी, और अच्छा ये वाली चीज़ ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये इसको बाहर ले लेते हैं 1 ओवर 2 पाई एच कट स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू ई स्क्वेयर ओवर ई टू द पावर ई बाई के टी माइनस 1
डी ई। और नॉर्मली जो फार्मूलाज होते हैं ना उनमें ये एक्सपोनेंशियल पे एक्स आ रहा होता है, तो हम पुटिंग कर देते हैं कि ई बाई के टी इक्वल्स टू एक्स है। जस्ट उस फार्मूला की तरफ हम स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा के टी इंटू एक्स। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो सेम रहेंगी, बस हमने कुछ चीज़ें रिप्लेस कर देनी हैं। डी ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी के टी डी एक्स हो जाएगी। तो हम रिप्लेस करते हैं 0 टू इन्फिनिटी। ई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर की जगह के स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर रहना चाहते हैं, के स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर ले लेंगे। डी ई की वैल्यू क्या है के टी डी एक्स, तो के टी भी बाहर एक और बार, तो यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम दोबारा लिखें तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करके कि के क्यूब टी क्यूब 2 पाई एच का स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई ई एक्स माइनस 1। अब इसका मैं इंटीग्रल देखती हूँ नेक्स्ट जो अपेंडिक्स होती है उसमें गिवन होता है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि अगर आप एग्जैक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप ये देख सकते हैं कि इन जनरल क्या हो जाएगा कांस्टेंट फॉर अ गिवन, ये सारे कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, ये भी क्योंकि एक डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये कांस्टेंट टाइम्स टी क्यूब आ रहा है, जबकि नॉर्मल जो हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखते हैं उसमें टी इज़ इसमें पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, जबकि इसमें टी की पावर 3 आ रही है। तो ये बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें हम फ़र्क दे सकते हैं कि यहाँ पे टी की पावर 4 पे वो चेंज हो रहा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जबकि यहाँ पे टी की क्यूब पावर पे है। तो ये हम एक देख सकते हैं और उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे ये जो x है उसकी पावर क्या है, तो उसको हम m का नाम देते हैं विच इज़ 2। ठीक है, यहाँ पे तो इन जनरल ये आपके पास अगर इस तरह का इंटीग्रल हो ना तो ये हर्माइट पॉलिनोमियल्स, ये हर्माइट बनते हैं, ये बेसल फंक्शन बनता है ऑफ mth एक्सपोनेंट का या इस तरह का कुछ बेसल फंक्शन की ये इक्वल होता है और इसकी वैल्यू इक्वल होती है m फैक्टोरियल। m अगर इंटीजर है, ठीक है, ऐसा नहीं m अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे हाफ पावर हो तो आप इस पर ये लगा रहे नहीं, इसके केस के लिए नहीं, उसके केस के लिए आपके पास गामा फंक्शन आ जाता है जो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तभी आप ये इस पर लगा सकते हैं। तो m फैक्टोरियल टाइम्स आपके पास यहाँ पे एक सीरीज़ बनती है n इज इक्वल टू 1 से आप इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, वहाँ पे n की पावर आप m+1 करते हैं। m यहाँ पे हमें 2 है गिवन, हम कंपैरिजन से देख सकते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल टाइम्स ये इस पर ओपन करें तो ये n हमने चेंज करता चलना है, पहले 1 लेना है n, ठीक है, मैं ये पावर लिखती हूँ, फिर 2n लेनी है, फिर 3n लेनी है और फिर 4n लेनी है और अप टू सो ऑन। अब इनकी पावर क्या होगी, पहले में m सेम है ना सब में, तो ये 2+1 2+1 2+1 2+1 मतलब सबकी ये लेनी है और फ्यू टर्म्स पहले ही ले लेनी है, अप्रॉक्सीमेट हम रिजल्ट ले लेते होते हैं क्योंकि आगे पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती हैं। 4 के क्यूब, ये क्वांटिटीज़ आप देखेंगे ये बहुत कम आ रही होती हैं, तो कैलकुलेटर से ही हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो उस कांस्टेंट का अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ सकता है। तो ये हम करते हैं 1 + 2 की पावर -3 + 3 की पावर -3 + 4 की पावर -3 + 5 की पावर -3। ठीक है, तो ये 1.185 आया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है अगर हम ये अगली वाली टर्म्स भी ऐड करें। तो ये 6 की पावर -3 ऐड करते हैं तो 1.19 था, तो ये 1.18 से 1.19 हो गया। तो इसमें और कुछ टर्म्स भी ऐड कर देते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट आ सके। तो अब ये इसके बाद 1.19 ही रहा है, मतलब चेंज इसके बाद बहुत कम रहा है। तो ये जो समेशन हमने ऑलमोस्ट निकाला है अप्रॉक्सीमेट इसका रिज़ल्ट वो 1.19 है। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 2.3864 इसका रिज़ल्ट आ चुका है इस इंटीग्रल का, जो यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.3 mL/10⁻³ पुट करें, 2 पाई h का स्क्वायर c स्क्वायर, ये सारे भी कांस्टेंट है, पुट करें। कांस्टेंट की आप एक्चुअली में वैल्यू देख लेंगे, उस कांस्टेंट को अल्फ़ा नाम देते हैं, सिग्मा देते हैं, कोई भी, और उसकी वैल्यू को आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, टाइम्स टी क्यूब हो जाएगा। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है जो कि ये बन चुका है, जबकि नॉर्मल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये होता है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि कैसी वेरिएशन आ चुकी है। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।